नमस्कार, आप देख रहे हैं कुरुक्षेत्र। मैं हूं सौरभ शर्मा। बहुत स्वागत है आप सभी का। नेशनल हेराल्ड पर कांग्रेस की लड़ाई अब सत्याग्रह से आगे निकलकर रण पर यानी मैदान में खुली लड़ाई पर आ गई है। दिल्ली के नेशनल हेराल्ड दफ्तर में मल्लिकार्जुन खड़गे से ईडी सवाल कर रही है। 5.5 घंटे हो चुके हैं। नेशनल हेराल्ड के ऑफिस के एक हिस्से को, जिसमें यंग इंडियन का दफ्तर है, ईडी ने उसे सील कर दिया था और आज मल्लिकार्जुन खड़गे की मौजूदगी में उसे खोला गया। वहां पर जांच पड़ताल की जा रही है। मल्लिकार्जुन खड़गे यंग इंडियन कंपनी के प्रिंसिपल अधिकारी हैं और जिस वक्त खड़गे को नेशनल हेराल्ड दफ्तर में बुलाया गया वो उस पर बहुत नाराज थे। संसद की कार्रवाई के दौरान सांसद को पूछताछ के लिए बुलाने को वो असंवैधानिक बता रहे थे। कह रहे थे ये हम पर हमला है, लेकिन हम झुकेंगे नहीं। दूसरी ओर राहुल गांधी कहते हैं हम नरेंद्र मोदी से नहीं डरते, सच्चाई को बैरिकेड नहीं किया जा सकता, हम लोकतंत्र को बचाने के लिए लड़ते रहेंगे। सवाल है, राहुल गांधी जिस डर की बात कर रहे हैं वो डर है किस बात का? किसको किससे डर लग रहा है? नेशनल हेराल्ड पर जो बात राहुल गांधी या उनकी पार्टी कांग्रेस कह रही है वो सच है, तो फिर डर किस बात का है? राहुल गांधी समेत पूरी कांग्रेस पार्टी कहती है कि वो सच की लड़ाई लड़ रहे हैं, हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, लोकतंत्र की लड़ाई लड़ रहे हैं। आज कुछ और तस्वीरें भी आई जो आरोप एजेंसियां लगाती रही हैं कि अब नेशनल हेराल्ड एक पब्लिकेशन कंपनी नहीं रह गई है, बल्कि रियल एस्टेट कंपनी बन गई है। कई जगहों पर, कई शहरों में दिखा कि एजेएल की संपत्तियों पर किराए पर दुकानें दी गई हैं, कहीं मॉल खुल गया है। मुंबई में जब हमारी टीम पहुंची तो नेशनल हेराल्ड की बिल्डिंग पर किराए पर देने वाले इश्तिहार को आनन फानन में हटा दिया गया। लखनऊ में कहीं छपाई का काम नहीं होता, लेकिन एक बियर शॉप चल रही है। भोपाल में तो बिल्डिंग को बेच ही दिया गया। नेशनल हेराल्ड के पीछे इन तमाम आरोपों की जांच जो है वो ईडी कर रही है। अब कांग्रेस पार्टी कहती है कि ईडी की सारी कार्रवाई मोदी सरकार के इशारे पर है, कांग्रेस पार्टी को टारगेट करने के लिए, गांधी परिवार को निशाने पर लेने के लिए है। लेकिन कांग्रेस लोकतंत्र की रक्षा के लिए मोदी सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ती रहेगी। अब सवाल, कांग्रेस का यह धरना प्रदर्शन, संसद में हंगामा होना, शोर शराबा होना, ये लोकतंत्र की रक्षा के लिए है या फिर गांधी परिवार पर कोई खतरा, उसकी आशंका दिखाई दे रही है। हम बहस शुरू करेंगे, उससे पहले आपको राहुल गांधी की बात भी सुनाएंगे और संबित पात्रा जो कह रहे हैं कि कानून से न रण करने दिया जाएगा, न ही रन यानी भागने दिया जाएगा। सर, आज प्रदर्शन होगा राहुल? नहीं, देखिए, आप नेशनल हेराल्ड की बात कर रहे हैं जी सर। देखिए, ये पूरा इंटिमिडेशन का अटेम्प्ट है। ये सोचते हैं कि थोड़ा सा मतलब प्रेशर डाल के हमें चुप कर देंगे, जो कुछ नहीं होने वाले जी। जो इस देश में नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी कर रहे हैं लोकतंत्र के खिलाफ, उसके खिलाफ हम खड़े रहेंगे, चाहिए कुछ भी कर। सर, बीजेपी कह रही है कि रण छोड़ने भी नहीं देंगे और भागने भी नहीं देंगे। मतलब बीजेपी संबित पात्रा कह रहे हैं कि भागने नहीं देंगे और रण की बात कर रही है, लड़ाई की बात कर रही है कांग्रेस पार्टी। भागने की कौन बात कर रहा है? भागने की वो बात कर रहे हैं। देखिए, सुनिए बात जी। हम इंटिमिडेट नहीं होंगे, हम नरेंद्र मोदी से नहीं डरते हैं। समझ गए बात? कर लें जो करना है, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। राहुल जी बोलने दीजिए। जो मेरा काम है, देश की रक्षा करना, लोकतंत्र की रक्षा करना, देश में जो हार्मनी है उसको मेंटेन करना, वो मैं करता रहूंगा जी। ये कुछ भी कर लें। राहुल, ईडी अगर कुछ किया नहीं है तो इतना डर क्यों है कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में, कांग्रेस के बड़े नेताओं में? और खास करके सबका एक ही कवायद है, सबकी कवायद है कि किस प्रकार से एक ही परिवार के लिए हम आंदोलन करें, एक परिवार को कैसे बचाया जाए। और आज सुबह यह कहना कि अब याचना नहीं रण होगी, रण मतलब युद्ध करेंगे, अब याचना नहीं रण होगी। नहीं, आप ये बताइए, पहले तो कह रहे थे सत्याग्रह होगी, अब कह रहे हैं रण अर्थात युद्ध होगा। दोनों डायमेट्रिकली ऑपोजिट है। आप करने क्या वाले हैं? सत्याग्रह करने वाले हैं, दुराग्रह करने वाले हैं, रण करने वाले हैं या युद्ध करने वाले हैं? सबके लिए देश का संविधान, देश का कानून एक बराबर है। तो देश के कानून के साथ रण, देश के कानून के साथ युद्ध, यह संभव नहीं है।
दोनों तरफ के आपने आरोप और बयान सुन लिए। हमारे साथ नलिन कोहली जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता। नलिन जी, आपका स्वागत है। सुप्रिया श्रीनेत जी हमारे साथ जुड़ रही हैं, कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता। सुप्रिया जी, आपका भी स्वागत है इंडिया टीवी पर। अभी जैसा दर्शकों ने दोनों बयान अभी सुने हैं, राहुल जी कह रहे हैं कि ये इंटिमिडेशन की कार्रवाई है, डराने की कार्रवाई है, लेकिन वो नरेंद्र मोदी से नहीं डरते, जो चाहें कर ले। और बीजेपी ये कह रही है जब कुछ किया नहीं गलत तो फिर डर किस बात का। सौरभ जी किससे मुझसे सवाल जी सुप्रिया जी माफी चाहता हूं, मैं नाम लेना भूल गया। सुप्रिया जी, आपने नाम नहीं लिया तो मुझे नहीं पता था किससे सवाल है जी। देखिए, ऐसा है कि कुछ लोगों ने, जिन्होंने भारत के लोकतंत्र को करीब से देखा है, जो पिछले कुछ सालों से, पिछले 8 सालों से जो हिंदुस्तान में हो रहा है, और कल जो दिल्ली शहर में हुआ, एक रिकॉर्डेड ट्रांजैक्शन है। आरओसी के पास भी उसके डिटेल्स हैं, इनकम टैक्स के पास भी उसके डिटेल्स हैं। आपने कांग्रेस अध्यक्ष से 3 दिन पूछताछ करी, पूर्व अध्यक्ष से 50 घंटे की लंबी पूछताछ करी। या तो ईडी घोर निकम्मा है, नाकारा है, या ईडी भाजपा का एक फ्रंटल बन चुका है। कल जिस ऑफिस से आज मैं ज्वाइन कर रही हूं, कांग्रेस का मुख्यालय, एआईसीसी के बाहर जो पुलिस का बंदोबस्त था, जो 12 तुगलक लेन राहुल जी के घर के बाहर पुलिस तैनात थी, जो सोनिया जी के घर के बाहर पुलिस तैनात थी, अभी तक ये लोग ये नहीं समझा पाए हैं कि इतनी भारी मात्रा में ये सीज क्यों थी। और ये कहते हैं हम डर रहे हैं। डर तो तानाशाह है। 56 इंच की फेक छाती रहते हुए आपको इतनी पुलिस लगानी पड़ रही है। अगर आपको दिक्कत है हमारे सवालों से, सब दिक्कत यही है, ये सब ध्यान भटकाऊ आंदोलन का हिस्सा है जी। ये जानते हैं कोई केस नहीं है, ये भी सच है। और मैं आपके दर्शकों के लिए मैं 10 सेकंड लेकर ये जरूर बोलना चाहती हूं सौरभ जी। 2012 में एक प्राइवेट कंप्लेन हुई सुब्रमण्यम स्वामी ने। सरकार ने आनंद फानन में अलग से एक ईडी का केस शुरू कर दिया इस पर। हम पूछना चाहते हैं, 8 सालों में तो आपको कुछ नहीं मिला, अब आप यहां पे ढूंढने क्या आए हैं? आपने इतनी सवाल जवाब कर लिया, आप क्यों पुलिस इतनी तैनात करते? क्यों? क्योंकि हम महंगाई पर और बेरोजगारी पर इनकी नाक रगड़ते हैं और इनसे सवाल पूछते हैं। जिस दिन हम सवाल पूछना छोड़ देंगे, चुपचाप घर पे बैठ जाएंगे, जैसा बहुत लोगों के साथ किया है, लेकिन हम डरेंगे नहीं। आप कितने भी छापे मारिए, 1 मिनट, आप कितने भी ऑफिस सील करिए, आप कितनी भी पुलिस लगा दीजिए, आप किस तरह से हमें घसीटिए और प्रताड़ित करिए, हम सवाल पूछेंगे। इस देश की कमर महंगाई से क्यों तोड़ी जा रही है और इस देश को बेरोजगारी की बेलगामी से कब दूर किया जाएगा, ये सवाल हम पूछेंगे। अच्छा, मैं नलिन जी के पास जाऊं उससे पहले सुप्रिया जी एक बात बताइए, अभी आप जब ज्वाइन कर रही थी, अभी भी शायद आपके पीछे से काफी आवाजें आ रही थी, क्या कुछ वहां कुछ प्रोटेस्ट चल रहा है क्या? आपने कहा पुलिस आई हुई है, क्या कार्यकर्ता है क्या वहां काफी आपके? नहीं, प्रोटेस्ट नहीं चल रहा है, यहाँ पर कार्यकर्ता मुख्यालय है, मुख्यालय में लोग आते हैं और उसी तरह से लोग आए हुए हैं। कल इस जगह को पुलिस छावनी में क्यों कन्वर्ट किया गया, ये दिल्ली पुलिस अभी तक हमें नहीं बता पाई। राहुल जी के घर के बाहर पुलिस क्यों थी? एक कांग्रेस अध्यक्ष 75 वर्ष की महिला है, उनके घर के बाहर पुलिस कल क्यों थी? क्या किस तरह की सीज थी, ये हम जानना चाहते हैं। चलिए, मैं आपकी बातों का जवाब ले रहा हूं। आप दो अलग प्रश्न है। तानाशाह, ये डरे हुए तानाशाह की ईडी, आप बार बार तानाशाह कह रही हैं। तानाशाह मैं मान के चल रहा हूं कि आप प्रधानमंत्री के लिए शब्द इस्तेमाल कर रही हैं। बिल्कुल जी, ठीक है। अब नलिन कोहली जी, 2 प्रश्न, सुप्रिया जी ने 2 प्रश्न पूछे हैं आपसे। इनकम टैक्स की कार्रवाई 10 साल चली, कुछ नहीं मिला, उसके बाद ईडी को लगा दिया। मैं जवाब सीधा ही दे देता हूं। हाँ, तो क्या फायदा, उससे मिलना क्या है आपको? इनके प्रश्नों का कोई मतलब मेरे लिए इंपॉर्टेंस है ही नहीं, क्योंकि इनको जो कहना है उनका लोकतांत्रिक अधिकार है और मुझे जो कहना है जनता के सामने वो मेरा लोकतांत्रिक है। हम आपके चैनल के दर्शकों के लिए अपनी बात रख लेते हैं। भाई 2012 में ये कंप्लेंट हुआ, भाजपा के आने से पहले ही हुआ। अब इसमें प्रश्न बड़ा सरल है। कांग्रेस एक राजनीतिक दल है, राजनीतिक दल है तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट के तहत ये राजनीतिक दल है। वो चंदा लेती है, गरीबों से भी लेती है, कॉरपोरेशन से भी लेती है। चंदा लिया जाता है ताकि कांग्रेस पार्टी राजनीतिक काम करे। राजनीतिक काम में बैंक बनना नहीं होता है। उन्होंने क्यों 90 करोड़ रुपए एक कंपनी को दिया? वो कंपनी है नेशनल हेराल्ड की होल्डिंग कंपनी AJL। ये जवाब आज तक नहीं मिला। भाई आपने जनता से लिए हुए पैसे चंदा में एक राजनीतिक दल होके क्यों इस कंपनी को दिया? उसके बाद इस कंपनी के पास हजारों करोड़ों की संपत्ति है। ये पूरी कंपनी को ट्रांसफर कर दिया यंग इंडियन कंपनी में, जो सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी की प्राथमिक रूप से उनकी कंपनी है। अब सवाल उठता है 50 लाख 1 करोड़ रुपए के लिए हजारों करोड़ की संपत्ति क्यों आपने इनके कंट्रोल की कंपनी में डाल दिया? यह है सरल प्रश्न
जिसको छोड़ के तानाशाही, महंगाई, हम डरने वाले नहीं है, हम दबने वाले नहीं है, जलेबी की तरह नए 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 विषय आ रहे हैं। मूल बात 10 साल में यदि इन्होंने गलत नहीं किया होता, ये देश की जनता के सामने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह देते। हमने ईडी को भी बोल दिया, इनको भी कह दिया, आरओसी में भी है, उनसे पूछिए क्यों जनता जाए वहां। सीधा जवाब है, आपने पैसे 90 करोड़ क्यों दिए एजीएल को? एजीएल कोई राजनीतिक दल नहीं है, ये राजनीतिक दल का काम नहीं है लोन देना जी। तो आपने दिया, गलत हो गया पहले तो। फिर उसके बाद आपने कंपनी ट्रांसफर कर दी यंग इंडियंस में हजारों करोड़ का, उसका जवाब नहीं है। तो ये सारी चीजें जो हैं भड़काने की बातें हैं, गुमराह करने की बातें हैं। अब आ जाइए, ईडी ने 10 साल से क्यों नहीं किया, ये सवाल इनका जो है ईडी को पूछना चाहिए। तो मतलब ये नाखुश है, ईडी 10 साल से क्यों नहीं कार्रवाई कर रही है, आज जब कर रही है तो प्रश्न पूछ रहे हैं। नहीं नलिन जी, देखिए ईडी, इनका सवाल है कि 10 साल, पहली बात इनका कहना है 10 साल में इनकम टैक्स से जांच करके क्या पा लिया, पहले तो ये बताएं। और दूसरा कि ईडी, मैं सुप्रिया जी में आता हूं, आप ही का सवाल पूछ रहा हूं। इनका ईडी का मूल काम होता है, सवाल पूछने हैं। ईडी का मूल काम है मनी लॉन्ड्रिंग की छानबीन करना। तो कांग्रेस कहती है कौन सी मनी लॉन्ड्रिंग हुई है यहां पे जो अब ईडी जांच करेगी? तो इसीलिए मैं बिल्कुल, सौरभ जी बहुत अच्छा सवाल है, मैं एक वकील हूं तो मेरे लिए तो बहुत ही सरल है ये सवाल देना। इसके लिए एक्ट उठा लीजिए, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, उसमें डिवाइडेड है भाई पैसे यंग इंडियन में कहां से आए। कोई कलकत्ता की कंपनी है जिससे कोई लेना देना नहीं है, ये एंट्री ऑपरेटर कहलाते हैं। एंट्री ऑपरेटर क्या कहलाता है भाई, आपने कैश में पैसे दिए, चेक ले लिए और वो आपने कंपनी में डाल दिए। ये 1 करोड़ रुपए जो आए हैं इस यंग इंडियन में, जो मीडिया ने रिपोर्ट किया, मैं तो कोई जांच नहीं कर रहा, मीडिया में जो पूरा रूप से सबने पढ़ा है वो ये कि ये कोई एंट्री की कंपनी है जिसका कोई लेना देना नहीं है। या तो फिर राहुल गांधी जी कहे भैया मेरा इनसे बड़ा घनिष्ठ रिश्ता था, मेरे दोस्त थे, मेरी 20 साल की जानकारी है, उनसे पैसे मुझे आए कंपनी में, तो ये मनी लॉन्ड्रिंग या प्रोसीड्स ऑफ क्राइम हो सकता है। और बड़ी बात है कि हजारों करोड़ की संपत्ति जो है 1 करोड़ में ट्रांसफर हो जाए। ठीक है नलिन जी, ये है गंभीर सवाल। चलिए ठीक है, बोलिए सुप्रिया जी। दे नहीं रहे, ये तो कहते हैं आरओसी के पास, इनकी बात के भी जवाब दीजिएगा, आपके प्रश्न वही पूछ लीजिए। बिल्कुल, मैंने क्योंकि टोका नहीं, मुझे हंसी आती है और थोड़ी तरस भी आता है इनकी दयनीयता पर। इन्होंने खुद ही बोला ये वकील हैं और उसके बाद भी इनको डिफेंड करना पड़ रहा है गलत चीजों को। बिंदुवार तरीके से इनके सारे सवालों का जवाब दे देती हूं, जनता भी तो मुझे किसी की तरस और ये नहीं चाहिए। सुप्रिया जी हर प्रोग्राम के अंदर में कोई ना कोई व्यक्तिगत टिप्पणी करती है, मैं नहीं करता। अच्छा, ये एक महिला है, मैं श्रद्धा पूर्वक इनकी बात सुनूंगा, लेकिन यहाँ किसी की बदतमीजी के लिए नहीं आया हूं। अच्छा सर, मैं वकील कैसा हूं नहीं हूं ये इनका कोई पर्सनल रिमार्क ना करें। ओके, मुझे इनका सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। ओके सर, ये कैसी एंकर थी या नहीं थी ये नहीं सर, नलिन जी खबरदार जो मुझ पर कोई व्यक्तिगत टिप्पणी कोई करे। ओके, कोई पर्सनल बिल्कुल, पहले मैं स्पष्ट कर रहा हूं, मैं 1 मिनट नहीं सुनूंगा किसी की व्यक्तिगत टिप्पणी। अच्छा ठीक है, हो या कोई भी हो। ओके नलिन जी, ओके नलिन जी, मैं खुद कमाया, किसी की बदौलत नहीं कमाया और मुझे इनसे कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। तो इनको कह दीजिए मुद्दे पे बात करें, नहीं तो ये बदतमीजी अपने घर ले जाए, राहुल गांधी जी के सामने करे, सोनिया गांधी जी के सामने करे। अच्छा सर, ओके नलिन जी आपने बोल लिया, ठीक है। सुप्रिया जी प्लीज कोई पर्सनल कमेंट नहीं, बोलिए। मैं कोई पर्सनल कमेंट नहीं कर रही हूं, मैं इनके ऊपर इनकी दयनीयता पे मुझे हंसी आती है और हंसी इसलिए आती है, दौड़ दौड़ कर मेरे शो पर आते थे, आज मुझे प्रमाण देंगे, लगाने शुरू करूं शो लिंक्स और आपके एसएमएस की मेरे शो कितने अच्छे। अरे सुप्रिया जी छोड़ दीजिए, बदतमीजी मत करेंगे तो मैं। अरे 1 मिनट यार, ये क्या हो गया, मतलब दौड़ दौड़ के क्या है, मैंने कोई आपको बुलाया क्या? मैं किस शो में बुला रहा हूँ? आपकी पार्टी जिसमें भी बुलाए, मेरे ऊपर क्यों आप व्यक्तिगत टिप्पणियां कर रही हैं ये बताइए। अरे बदतमीजी आप कर रही हैं देवी जी, आप जो है कभी भी, पता नहीं, मैं आपसे कहता हूँ व्यक्तिगत टिप्पणी क्यों कर रहे हैं? मैंने आप पर क्या व्यक्तिगत टिप्पणी की है बताइए। नलिन जी, सुप्रिया जी, मेरा आप दोनों से निवेदन है, देखिए आप जिस मुद्दे पर बात कर रहे हैं आपको सुनने के लिए करोड़ों दर्शक आए हुए हैं, मैं आप दोनों से कह रहा हूं इसको प्लीज यहीं ड्रॉप कर दीजिए, इस मुद्दे को यहीं पर ड्रॉप कर दीजिए, पर्सनल रिमार्क्स को छोड़ दीजिए प्लीज दोनों। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं आपकी व्यक्तिगत टिप्पणियां। नलिन जी आपने आपत्ति की, पार्टी के कार्यालय में करिएगा। चलिए खत्म कीजिए इस बात को, खत्म कीजिए इस बात को प्लीज, दोनों खत्म कीजिए इस बात को। नलिन जी इनको इनका चीज बधाइयों पर मैं व्यक्तिगत टिप्पणी होने नहीं दूंगा। अच्छा ठीक है, आपने बोल लिया नलिन जी। सुप्रिया जी प्लीज, आपको भी जो कहना था कह लिया, आप जिस मुद्दे पर बात करने के लिए आई है उस पर बोलिए ना मैम प्लीज। अब आप जिस मुद्दे पर बात करने के लिए आए उस पर बात करें। अरे बिल्कुल नहीं है, मैं व्यक्तिगत होने नहीं दूंगा। ओके नलिन जी, आप दोनों अगर इस मुद्दे पर ही अटके रहेंगे हम बात कैसे आगे बढ़ाएंगे? वही स्टार्ट कर दिया सौरभ जी। आई एम स्टिल सेइंग इट, सौरभ जी आई एम एड्रेसिंग यू।
मुझे नहीं चाहिए सुप्रिया जी की ये सारे डायलॉग You are मेरे not in प्रति। parliament, आप that मुद्दे you are पे बात addressing the करिए, chair. करना है You तो ask डिबेट कराइए, questions नहीं तो to मैं me. उठ जाता। You मुझे ask थोड़ी ना me, यहाँ I बैठ will के answer नलिन जी और सुप्रिया जी, सुप्रिया जी, सुप्रिया जी, आप इस मुद्दे पर बात करना चाहती है नहीं, प्लीज अब आगे अपनी बात कहिए ना, आप बोलिए, बात खत्म हो जाएगी। अगर वो बदतमीजी करते रहेंगे, मैं वो आप पर बदतमीजी का आरोप लगा रहे हैं। तो ये आप फिर वही आ गए, एक और आ गया ना ये, मतलब फिर एक मिनट नहीं, आप छोड़ दीजिए, इसीलिए मैं कह रहा हूं सर, आगे बढ़ना है तो इसको यही ड्रॉप करना पड़ेगा। नलिन जी आप प्लीज, नलिन जी आई एम रिक्वेस्टिंग यू, आप अभी आप 10 सेकंड खामोश हो जाइए। सुप्रिया जी आप सीधे पॉइंट पे आइए, सीधे पॉइंट पे आइए सुप्रिया जी, भद्रता के लिए टाइम नहीं है। आप सीधे आप पॉइंट पे आइए, आप बोलिए, आप बोलिए, टाइम आप बोले, and asking a question. फिर मैं कह रहा हूं, you think I'm sitting here to waste my time with you, madam? What do you think? I've got better things to do than waste some minute for you. I'm respecting the channel, and I'm sitting on this debate because of the channel, not because of you. So don't pamper yourself with these kind of comments, madam. And I'll tell you, you have from an anchor, I'm telling it bluntly, you should know the rules of the game. So do I. We've both been anchors and we understand TV. You have nothing to say. आप जो है ये सारी व्यक्तिगत बातें कर रही है सिर्फ अपनी टीआरपी के लिए, बधाई आपको उसके लिए, पर खबरदार आप मुझ पे कोई बदतमीजी। नलिन जी और सुप्रिया जी देखिए, ऐसे प्लीज थोड़ा वॉल्यूम दोनों का कम कर दीजिए। नहीं, अगर आप यही करते रहेंगे तो कोई फायदा नहीं है। सर मैम देखें, मैं बहुत रिस्पेक्टफुली आप दोनों से कह रहा हूं, प्लीज 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 नहीं, अभी आपकी दोनों की आवाज नहीं जा रही, मैं आप दोनों का ऑडियो अप कर रहा हूं। मेरी रिक्वेस्ट है सुप्रिया जी, प्लीज आप अपने मुद्दे पर आइए, डायरेक्ट दोनों का ऑडियो अप कर दीजिए। सुप्रिया जी अगर मैं बोलूंगी और वो बीच में बोलेंगे तो मैं जरूर टोकूंगी, ये याद रखिए। अभी आप बोलिए, अभी तो वो नहीं बोल रहे, बोलिए। Section 51, Article 51A(b) of the Indian Constitution very clearly says fundamental duty of every citizen to uphold the Constitution and the ideals of the freedom movement. अब आपकी जानकारी के लिए, पेशे से जो वकालत करते हैं उनकी जानकारी के लिए मैं बताना चाहती हूं, AJL सेटअप करी गई थी एक कंपनी जवाहरलाल नेहरू, रफी अहमद किदवई, पुरुषोत्तम दास टंडन के द्वारा, क्योंकि उस टाइम पर भारतीयों की आवाज मीडिया नहीं दिखाता था। दिस वॉज वन ऑफ द मोस्ट शाइनिंग एग्जाम्पल्स ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट। ये आजादी की धरोहर है नेशनल हेरल्ड अखबार, जो आजादी की बातें लिखता था। कांग्रेस पार्टी को जब लगा कि इतना ज्यादा ऋण बढ़ गया है और नेशनल हेरल्ड बंद हो जाएगा, तो हमने 100 ट्रांचेस में जो चेक और बैंक के थ्रू पेमेंट्स हुए, नेशनल हेरल्ड को पैसा दिया, जिसमें से लोगों का VRS, लोगों का प्रोविडेंट फंड, लोगों की ग्रेचुइटी, इलेक्ट्रिसिटी के बिल्स, इस तरह की चीजें थी, और कुछ टैक्स पेमेंट था। हमें आज भी फक्र है कि हमने ऐसा किया, क्योंकि हमने अपनी फंडामेंटल ड्यूटी अंडर आर्टिकल 51A(b) का निर्वाह किया। पहले सवाल का जवाब। दूसरे सवाल का जवाब आपको मैं यहां पर देती हूं। यंग इंडिया लिमिटेड सेक्शन 25 ऑफ द कंपनीज एक्ट के अंतर्गत नो फॉर प्रॉफिट कंपनी है। उसके शेयर होल्डर को, उसके डायरेक्टर्स को एक नए पैसे का डिविडेंड मिल नहीं सकता है, मुनाफा हो नहीं सकता, मुनाफे की कोई गुंजाइश नहीं है। पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3 एंड एन इंपॉर्टेंट पॉइंट हियर, AJL के शेयर होल्डर्स AJL के रहेंगे, यंग इंडियन बिकम्स अनदर शेयर होल्डर, AJL के सारे एसेट्स AJL के रहेंगे। ये जो भ्रांति भारतीय जनता पार्टी के लोग फैलाते हैं, टेक ओवर हो गया, कोई टेक ओवर नहीं हुआ है, सारे एसेट्स AJL के हैं। और अब उस बात का जवाब देती हूं जो मैं काफी टाइम से देना चाह रही हूं, जो आपने अपने शो की बिगिनिंग में कही थी, और वो बात कहनी जरूरी है। ये बात इसलिए जरूरी है क्योंकि यहां पर एक पैसे का आदान प्रदान नहीं हुआ। नो मनी एंड मनी लॉन्ड्रिंग का केस बनाकर घूम रहे हैं ये लोग, 8 साल से झुंझुना बजा रहे हैं। इसलिए कहनी जरूरी है, इस हिंदुस्तान में हर अखबार को हर प्रांत में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के लॉज के अंतर्गत कांग्रेस की सरकारों ने, भाजपा की सरकारों ने, तमाम सरकारों ने उनको जमीन लीज पर या अलॉट करके एट द प्रिवेलिंग रेट दी जाती है। और जो म्युनिसिपल बायलॉज होते हैं, लॉ की बात हो रही है, म्युनिसिपल बायलॉज के मुताबिक उन अखबारों को, उन पब्लिकेशंस को, उन मीडिया हाउसेस को ये फ्रीडम होता है कि वो कुछ हिस्सा मीडिया के लिए और कुछ हिस्सा कमर्शियल चीजों के लिए यूज करें, जिससे कि उनका बिजनेस चलता रहे, जिससे उनकी कॉर्पोरेट एंटिटी चलती रहे। ये टाइम्स ऑफ इंडिया के साथ हुआ है, ये इंडियन एक्सप्रेस के साथ हुआ है, जागरण के साथ हुआ है, भास्कर के साथ हुआ है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से क्योंकि मैं खुद भी आती हूं, आपको मैं बता सकती हूं, इसका एक रूपांतरण यह है कि जो समिट्स हम करते हैं वो प्रॉफिट कमाती है, वो रेवेन्यू होती है। ये अंडर द बाय लॉज है। तो यहां पर जो भ्रांति फैलाई जाती है कि फलाने जगह कुछ और चल रहा है,
हाँ, बिकॉज बाय लॉज के अकॉर्डिंग ओके मैम, सुप्रिया जी 2-3 सवालों का जवाब दे दीजिए, फिर नलिन जी मैं आ रहा हूं आपके पास। पहले एक सेकंड, पहले मेरे 2-3 सवाल इसी पर पहले आप। भद्रता जो है ना वो स्टारडम का टिकट नहीं है, भाजपा को ये याद रखना। एक सेकंड नलिन जी 1 मिनट रुकिएगा, मैं जरा एक दो सवाल है मेरे, उसको आप क्या करने लगे। अभी आपने सुप्रिया जी जो बात बोली, जो आपने बात बोली कि कोई भी पब्लिकेशन हो, कोई भी मीडिया हाउस हो, वो अपनी बाय लॉज के तहत अपनी कुछ जमीन या अपनी कुछ ऑफिस स्पेस दे सकता है, किसी और को रेंट पर भी दे सकता है, लेकिन उसके लिए वहां पर मीडिया का काम होना जरूरी है या नहीं है? 2008 से ये कहा जा रहा है कि भाई पब्लिकेशन तो कहीं हो नहीं रहा। गुड क्वेश्चन। तो फिर जब प्राइमरी ऑब्जेक्टिव जिसके लिए जमीन दी गई वही काम नहीं हो रहा और उसके बाद भी किराए पर दिए जा रहे हैं, और भोपाल में तो बेच दिया गया प्रॉपर्टी को। गुड क्वेश्चन, आई विल आंसर दैट क्वेश्चन। भोपाल में बेचा नहीं गया, मैं आपके क्वेश्चन का जवाब देता। अच्छा सवाल आपने पूछा, क्योंकि यह भी एक भ्रांति फैलाई जाती है। जो आपका सवाल है कि पब्लिकेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, 2010 में जब मोतीलाल वोरा जी ने एज ट्रेजरर ऑफ द कांग्रेस पार्टी अंडरटेक किया एजेएल का पुनर्जन्म करना, पुनर्जीवित करना एजेएल को, मुझे लगता है वो बहुत सक्सेसफुल हुआ। आज 7 संस्करण 16 लैंग्वेजेस में छपते हैं नेशनल हेराल्ड के और नवजीवन के। नेशनल हेराल्ड, नवजीवन और कौमी आवाज एक बहुत सक्सेसफुल डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म है, उसकी सोशल मीडिया पे प्रेजेंस है, 80 लाख यूनिक क्लिक्स हैं, एक एंगेजिंग वाइब्रेंट प्लेटफॉर्म है। तो यहां पर आकर जो भ्रांति फैलाई जाती है कि वो कुछ नहीं करते, वो गलत है। एजेएल नेशनल हेराल्ड और नवजीवन को छापता है, मैंने आपको बताया कितने संस्करण छपते हैं, और मैंने यह भी बताया कि एज अ मीडिया ऑर्गेनाइजेशन उन्होंने डिजिटल स्पेस में एक्सपैंड किया है। आप उनकी वेबसाइट्स देखिए, उनके न्यूज पोर्टल्स देखिए, उनके प्लेटफॉर्म्स देखिए, मैंने 80 जो करोड़ आपको क्लिक्स बताए वो देखिए। दिक्कत की बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि आप कानून को तख्त पे रखकर, आप कानून को दरकिनार कर भ्रांतियां और झूठ फैलाते रहिएगा और हम चुप रहेंगे। इतने बेवकूफ ना हम हैं ना हमारे कार्यकर्ता। अच्छा ठीक है, अब ईडी तो नलिन जी बोल ले, डिपार्टमेंट बन चुकी है, उस पर जितना कहा जाए उतना कम। चलिए ठीक है नलिन जी, उस पर भी मैं बोलूंगी। नलिन जी, तो आपने देखा मैं तो टोकता नहीं हूं, अब मैं अपनी बात कहता हूं, शांति से बोलूंगा, उतना ही समय मुझे दे दीजिए प्लीज बोलिए। पहली बात है, संविधान को पढ़ाने के लिए बहुत बढ़िया, आपने 51 पढ़ा है, मैं संविधान के 50 और आपको प्रावधान पढ़ा सकता हूं, पर छोड़ दीजिए, ये संविधान पे शो नहीं है। सरल क्वेश्चन है, कांग्रेस पार्टी बनी है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट में, आप प्लीज उठा के पूछ लीजिए कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट में कहां लिखा है कि कोई और कंपनी, हम थोड़ी ना कह रहे किसने कंपनी बनाई एजेएल, कोई पूछ रहा है क्या कि जवाहरलाल नेहरू जी ने नहीं बनाई, उस पर कोई प्रश्न? जिसने बनाई अच्छी बनाई, क्यों, अच्छी बात है भाई, लेकिन प्रश्न यह है कि रिप्रेजेंटेशन पीपल्स एक्ट में कहां लिखा है कि एक राजनीतिक दल पैसे लेकर कंपनी को खरीदेगी? यह बड़ी अद्भुत बात है। कंपनी को आपने उधार दिया, कहां पर है? बैंक का काम है, वो एनबीएफसी का काम है, कोई राजनीतिक दल का नहीं। तो पहला सवाल ये, 4 ट्रांच में आपने चेक से दिया, अच्छी बात है, कैश में नहीं दिया, चेक से दिया, लेकिन अधिकार जो है इस पैसे देने का कहां से आया? मतलब मैं तो आपसे एक चीज कह रहा हूं, ये आज शायद केस नहीं है, लेकिन इस पर भी जाकर आगे एक बात उठ सकती है कि इनकी क्यों नहीं कैंसिलेशन होना चाहिए रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट के अंडर रजिस्ट्रेशन, क्योंकि आपका काम है राजनीतिक काम करना, कंपनियों को लोन देना नहीं है। तो पहली बात तो ये हुई। दूसरी बात, यंग इंडियन इसको और नहीं ले रही है, एसेट्स एजेएल में होगी। बड़ा सरल है भाई, शेयर किसके पास है? कंपनी के पूरे शेयर अगर जो है एजेएल के यंग इंडियन में आ गए, असाइन हो गए, तो उसके एसेट्स इनडायरेक्टली तो कंट्रोल में आ गए यंग इंडियन के। तो ये तो सवाल जवाब देना पड़ेगा। अब थर्ड आ जाए सेक्शन 25। इसको क्लियर करें नलिन जी, इसी को क्लियर करें, क्योंकि सारा सवाल ही इस पर है, या उसका हो सकता है। नहीं, इस सारा सवाल ही इस बात का है कि एजेएल की जो संपत्ति है, कोई कहता है 1000 करोड़, सुब्रमण्यम स्वामी कहते हैं 5000 करोड़। अब उसमें मेजॉरिटी शेयर होल्डर हो गए यंग इंडियन। यंग इंडियन ने मेजॉरिटी शेयर होल्डर है राहुल गांधी और सोनिया गांधी। कल को फर्ज करें एजेएल की सारी संपत्ति बेच दी जाती है, जितनी की भी है, तो वो संपत्ति कहां जाएगी? वो पैसा किसके पास जाएगा? सुप्रिया जी कह रही है एजेएल की संपत्ति इनकी रहेगी हमेशा, होल्डिंग कंपनी के पास। बोलने दीजिए आप। नहीं, सुप्रिया जी एक मिनट, हाँ नहीं सर, कैसे जब इस पर इनकी क्या राय है ये बोल रहे, फिर आप अल्टीमेटली वहीं जाएगी।
हाँ, तो आप कह रहे हैं कि he doesn't understand the law at all. भाई ऐसा है, Clearly doesn't. बड़ा सरल है भाई। Clearly doesn't मैं आपको, understand. मैं सुप्रिया जी, एक सेकंड, सुप्रिया जी, एक सेकंड। दूसरा उदाहरण दे देता हूँ, एक बार क्लियर कर दें। मैं एक दूसरा उदाहरण कह देता हूँ, मुझे बोलने आप शेयर को दीजिए। भूल जाइए। इंसान के दृष्टिकोण से कह दीजिए, अरे भाई एक व्यक्ति है, उन्होंने कंपनी अपने परिवार में बना ली, उस परिवार में उन्होंने एक कंपनी और पूरी शेयर जो है पहली कंपनी के हाथ में, दूसरी कंपनी ने घर खरीद लिया या ऑफिस खरीद लिया, दूसरी कंपनी बंद गई तो किसके पास है? इस कंपनी के पास है, सब कुछ उसके पास जाएगा। तो ये बात कहना कि इनडायरेक्ट क्योंकि होल्डिंग है तो नहीं है। यंग इंडियन असली मालिक है, और यंग इंडियन के मालिक कौन है? सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी। सवाल सिर्फ इतना ही है, पैसे किसने दिए एजीएल को? कांग्रेस पार्टी ने। ना सोनिया जी ने अपने बैंक अकाउंट से पैसे काटे, ना राहुल गांधी जी ने लोन देते समय। चले ठीक जी, हाँ सुप्रिया बताइए। सवाल सारा यही है कि एजीएल की संपत्ति हो गई यंग इंडिया की और सोनिया गांधी राहुल गांधी की। इससे मूर्खता की बात और कोई हो ही नहीं सकती है जो पब्लिक डोमेन में ये बोली जा रही है। देखिए किस सफाई से झूठ बोला जाता है। यंग इंडियन नॉर्मल कंपनी नहीं है, यंग इंडियन सेक्शन 25 की नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी है। अगर कल को फर्ज करिए यंग इंडियन बंद भी हो जाती है, उसका एक भी एसेट उसके शेयर होल्डर्स या डायरेक्टर्स के पास नहीं जा सकता है। वो किसी नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी, एक ट्रस्ट की तरह ही जा सकता है। पहला सत्य तो यहां पर जो झूठ बोला जाता है उसका पहला पर्दाफाश है। एजीएल की सारी संपत्ति एजीएल की है, जो पैसा आता है वो एजीएल के पास आता है, वो अपने अखबार प्रिंट करने में, अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म्स चलाने में यूज होता है, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर कल को यंग इंडियन बंद होती है तो शेयर होल्डर वाइज किसी को उसमें से दमड़ी नहीं मिल सकती, क्योंकि वो सेक्शन 25 की कंपनी है। दैट इज द अंडरलाइंग प्रिंसिपल ऑफ अ नो फॉर प्रॉफिट कंपनी। नहीं, अब मैं एक और बात बोलना चाहता हूं। सुप्रिया जी प्लीज इसको फिर क्लैरिफाई करना चाहता हूं आपसे। आप आगे बोलिएगा फिर से। एक सेकंड। नहीं, आपने 5,000 करोड़ की बात करी, एक मिनट। नहीं, इसी पर अभी जिस पॉइंट पर आप और नलिन जी थे, इसी पर एक क्लैरिफिकेशन आप आगे बोलिए। सौरभ जी, ये इंपॉर्टेंट क्लैरिटी यू प्लीज, आपने ये नंबर बोला था, आप बोलिएगा, क्लैरिटी देने दीजिए। आप बोलिएगा। मैं तो जो दुनिया के मन में सवाल है आप दोनों ने उस पर जवाब दिया, मैं एक छोटा सा और क्लैरिफिकेशन चाह रहा हूं। आपने कहा यंग इंडियन बंद हो जाएगी तो किसी भी शेयर धारक को कुछ नहीं मिलेगा। सवाल यंग इंडियन के बंद होने का नहीं है, सवाल यह है कि अगर एजेएल की संपत्ति मान लीजिए वो कभी बिकती है, जो कोई कितने भी 100 करोड़ 1000 करोड़ जितने की भी है, तो उसका मालिक कौन है? गुड क्वेश्चन, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है। एजेएल के 700 से ज्यादा शेयर होल्डर थे जिन्होंने वोट करके ये रेजोल्यूशन पास किया कि एजेएल की डेट को इक्विटी में कन्वर्ट किया जाए, और तभी एजीएल के रिवाइवल का प्लान बना। और ये बहुत ही नॉर्मल सी चीज होती है। अभी एनसीएलटी ने भूषण स्टील की डेट को इक्विटी में ट्रांसफर किया, सरकार ने किया, और तभी टाटा स्टील उसमें आ पाई। जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन, वही काम एजीएल ने किया। एजीएल के 700 से ज्यादा शेयर होल्डर्स हैं, और क्योंकि यंग इंडियन नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी है, इट बिकम्स वन मोर शेयर होल्डर। जस्ट टू मेक इट वेरी क्लियर, कोई चीज एजीएल के पास नहीं चली जाएगी। एजीएल किसी एसेट का टेक ओवर नहीं कर सकता है। इट इज वन मोर शेयर होल्डर ऑफ यंग इंडियन इज वन मोर शेयर होल्डर्स ऑफ एजीएल। जस्ट टू मेक इट वेरी क्लियर। मैं एक चीज का और यहां पे जवाब देना चाहती हूं, क्योंकि भाजपा की यह झूठ स्पिनिंग मशीन काफी बोलती है। 5,000 करोड़ जो इनकम टैक्स का हमारे पास नोटिस आई थी ना केस की, इस केस में एक इनकम टैक्स का केस चला जो अप्रोप्रिएट केस में कोर्ट में, मैं उस पर जवाब नहीं देना चाहूंगी। जो नोटिस आई थी उसमें सारी संपत्ति को 339 करोड़ 339 करोड़ पर गवर्नमेंट के इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने उसका आकलन किया है। तो मैं यह जानना चाहती हूं कि बीजेपी का कभी 2,000 करोड़ कभी 5,000 करोड़ कहां से और कैसे बन जाता है। यह आकलन जरूरी है, और यह आकलन इसलिए होना चाहिए क्योंकि सरकार पेपर पर लिख रही है 339 करोड़। जो कॉन्टेस्ट कर रहे हैं हम वो किसी और मामले में है, उसके बारे में भी बात कर सकते हैं। और यहां पर आप आके बोलते हैं 5,000 करोड़। तो या तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट झूठ बोल रहा है, या भाजपा के प्रवक्ता और लोग आकर झूठ फैलाते हैं और झूठ बोलते हैं। इसका जवाब कौन देगा ये मैं जानना चाहती हूं। सुब्रमण्यम स्वामी अगर झूठ बोलते हैं तो उस झूठ को फैलाने का काम ये क्यों करते हैं, मैं ये भी जानना चाहती हूं। ठीक है नलिन जी। ऐसा है सौरभ जी, आप मुझे 2 मिनट दीजिए, थोड़ा जनता को ही समझाएं क्या है। यदि यंग इंडियंस बंद हो जाएगा, सेक्शन 25 कंपनी ना, आप रोक दीजिए, बंद होने से पहले आते हैं।
ये कंपनी, इसमें भाड़ा आता है, भाड़ा आता है, गाड़ियां खरीदी जा सकती। तो मैं एक उदाहरण के लिए कहता हूं कि नलिन कोहली, सबको छोड़ दो, नलिन कोहली एक व्यक्ति है, वो अपने 4 दोस्तों के साथ एक नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी खोल देता है। नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी में 200 करोड़ 500 करोड़ जो भी कहो, कोई भी एक उठा लो ना फिगर, उसमें आप खरीद लेते हैं कंपनी किसी और की जिसमें गाड़ियां हैं, दफ्तर है, उससे रेंट आता है, उसका प्रयोग करना शुरू कर देते हैं। तो उसका फायदा तो आप लेना शुरू कर ही दिए ना, क्योंकि आपके सारे खर्चे उसमें बुक होना शुरू हो सकते हैं। इनकम टैक्स में अलाउड है भाई। आप कह सकते हो कि मैं इसमें तनख्वाह नहीं लेता, लेकिन मैं अपने समय लगाने के लिए मुझे बड़ी गाड़ी चाहिए, मुझे यहां दफ्तर चाहिए, मैं यहां से वहां जाऊंगा तो मुझे फ्लाइट का टिकट चाहिए, वहां रहूंगा तो मुझे होटल चाहिए, तो फायदा लेना शुरू हो सकता है। तो इसीलिए इसको क्या कहते हैं, नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी जेन्युइनली नॉट फॉर प्रॉफिट है या पर्सनल मोटिव के लिए। जवाहरलाल नेहरू जी का स्टार्ट करना और ये करना, कहीं जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा कि भैया मेरी कंपनी पे इसी परिवार की कंट्रोल होनी चाहिए, तो कंट्रोल लेने के लिए क्यों आए ये लोग? एसेट का है नेशनल हेरिटेज हाउसेज बहादुर शाह जफर मार्ग पे। मैं आपको इतना ही कर देता हूं, आप पूछ लीजिए दिल्ली शहर के अंदर में छोटा प्लॉट जो है करोड़ों रुपए का बिकता है, सर्किल रेट के हिसाब से 15 करोड़ 20 करोड़ 300 गज 500 गज 1000 गज, ये जो है एकड़ों में जमीन है, प्राइम लोकेशन पे है, कई 100 करोड़ हो सकता है, कई हजार हो सकता है। कल को इसकी ऑक्शन करा दीजिए आप, हो सकता है 2000-3000 करोड़ आए, क्योंकि मार्केट रेट प्रिवेलिंग रेट होता है। अब इनकम टैक्स में क्वेरी आई एज पर बुक वैल्यू, जो बेसिक प्रिंसिपल है उससे थोड़ी ना लेंगे। बेसिकली ये कंट्रोल ऑफ एसेट है। कंपनी बंद होगी तब की तब देखी जाएगी कंट्रोल कौन कर रहा है, राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी कंट्रोल कैसे कर रहे हैं? 1 करोड़ रुपए देकर मेजॉरिटी शेयर होल्डर हो गए। क्यों लिया गया ये कंपनी? क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने 90 करोड़ दी। क्यों दिया कांग्रेस पार्टी ने 90 करोड़? एसेट के कंट्रोल के लिए, और कोई कारण है ही नहीं। सुप्रिया जी दोस्त, अब मैं आ जाऊं सौरभ जी। हाँ जी आइए। मुझे ऐसा लगता है सेक्शन 25 को शायद लॉयर महोदय को फिर से पढ़ लेना चाहिए। नो डिविडेंड, नो इनकम, नो रेम्यूनरेशन, नो बेनिफिट व्हाटसोएवर। यहां पर आकर गाड़ी का नाम देना, एक और शगुफा छोड़ देना। ये झूठ क्यों बोलते हैं आप लोग? भाई मैं जानना चाहती हूं भारतीय जनता पार्टी के लोगों से, या तो आप झूठ बोल रहे हैं या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट झूठ बोल रहा है। आप दोनों में से एक तो झूठ बोल रहा है। एक कहता है 339 करोड़ है, एक कहता है 10,000 करोड़ है, 5,000 करोड़ है, 2,000 करोड़ है। पहले तो डिसाइड कर लीजिए कितने हजार करोड़ है, एक कंसेंसस फिगर बोलिए। और दूसरी बात जो मुझे अभी याद आई एकदम से, एजेएल के किसी भी डायरेक्टरशिप से, किसी भी शेयर होल्डरशिप से गांधी परिवार का या किसी का कोई लेना देना नहीं है। उससे उनको जबरदस्ती आप क्यों जोड़ रहे हैं? मैं दूसरा सवाल पूछना चाहती हूं। और तीसरा ज्यादा अहम सवाल यह है, अगर आपको लगता है एज अ पॉलिटिकल पार्टी हमने गलत किया है उनको फंड करके, तो आप इलेक्शन कमीशन के पास क्यों नहीं गए? आप ईडी के पास क्यों गए? दिक्कत की बात यह है कि अपनी बनाई हुई जलेबी के झूठ में आप खुद सकिन होकर फंसते जाते हैं। यह दिक्कत की बात है, और उससे उबारने के लिए सच का ही साथ देना पड़ेगा। और सच यह है कि सेक्शन 25 कंपनी का मतलब होता है नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी। सौरभ जी, इसका यह मतलब हो गया मैंने आपको 100 शेयर दे दिए टीसीएस के, लेकिन उस शेयर को ना आप बेच सकते हैं, ना उससे आपको डिविडेंड मिलेगा, ना आपको एक पैसे की आमदनी होगी। यू आर द कस्टोडियन ऑफ दैट शेयर। अच्छा ठीक, डोंट इवन नोज व्हाट सेक्शन 25 कंपनी। दो सवाल नलिन जी आधा मिनट देंगे। मैं कुछ कहना चाहता हूं। अच्छा बोलिए, क्लैरिटी होनी चाहिए। बोलिए। नहीं फिर ये देख, ऐसा है, मैं अपनी बात पूरी करता हूं, ये पॉइंट खत्म हो जाएगा ना, फिर अगला आप बोले। तो मैं इतना कह रहा हूं, 2 मिनट के लिए पॉज कर लीजिए। अगर इतना ही नेक इरादा है, और तो पैसे भी तो नेकी से डाल देते। यंग इंडिया में कलकत्ता से क्यों लेने की पड़ गई जरूरत किसी से पैसे? मतलब लेना भी है पैसे किस रूप से, वो देख लीजिए। यही तो सारी इन्वेस्टिगेशन है। और सेकेंड है, फिर ले क्यों रहे हैं कंपनी? आपको हमें फायदा नहीं चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए, हम ये नहीं चाहते, हम वो नहीं चाहते। कांग्रेस पार्टी का पैसे देना इसमें वैसे ही प्रश्न इसमें बड़ा है, तो लिए क्यों आपने? आप जो अपना राजनीतिक काम करते रहिए। जो आपका एक राजनीतिक दल है, वो एक नेता अपने आप को कहते हैं, वो जो है अपने सांसद है, संसद में तो जाना शुरू करिए। 40% तो समय उनको नहीं मिलता संसद जाने के लिए, तो अपना काम राहुल गांधी जी को सांसद के रूप में करना चाहिए। तो मैं सीधी बात कह रहा हूं, कंपनी चलाने के चक्कर में क्यों आ गए भाई? मैं ये जनता को ये सीधा सवाल। अच्छा चलिए ठीक, ओके नलिन जी, सुप्रिया जी सुप्रिया जी बीच में नहीं, समय भी वैसे 2-3 मिनट ही रह गए। लंबी बातें कही उन्होंने, मैंने नहीं टोका। हाँ बोलिए। मैंने नहीं, ऐसे नहीं। सवाल ये है कि क्यों आप करना चाहते हैं? ये बड़े शौक है, और आप क्यों नहीं जाते इसके पास?
ईडी के पास क्यों गए? अरे भाई आप लोग हैं फंसे हुए बेल में, कोर्ट के सामने गए, कोर्ट ने तो बेल पे ही फाइनली राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी को रिलीज किया, कोई क्वॉश तो नहीं किया कंप्लेंट। तो मतलब ये जो सारी चीजें जलेबी बनाने की बात भाजपा में मत डालिए, जलेबी आप बना रहे हैं क्योंकि फंस चुके हैं इसमें। अच्छा नलिन जी, मतलब कंपनी की संपत्ति की किस लिए जरूरत पड़ गई बताइए? छोड़ दीजिए ना, हमारे को कुछ नहीं चाहिए, छोड़ देते हैं, छोड़ दीजिए आप। अरे अब दो तीन सवाल और जो बार बार पूछे जाते हैं, एक मिनट उनका भी उत्तर दे दीजिए सुप्रिया जी। पहले तो ये कहा जाता है कि अगर 90 करोड़ रुपए का कर्ज हो भी गया था, एजेएल के पास इतनी संपत्ति है, आपने खुद ही बता दिया अभी 239 या 339 करोड़ की, उसे बेचकर वो कांग्रेस पार्टी का ऋण चुका सकती थी। पहली बात ये पूछी जाती, वो क्यों नहीं किया गया। दूसरा फिर ये कहा गया कि भाई कंपनी बनाने की क्या जरूरत पड़ी, अगर आपने लोन दिया था तो लोन माफ कर देती कांग्रेस पार्टी, जो अंत में आपने किया ही। 90 करोड़ रुपए तो कांग्रेस पार्टी को वापस नहीं मिले ना यंग इंडिया से, केवल 50 लाख रुपए मिले। तो वो यंग इंडिया के थ्रू लोन माफ करना या सीधे आप एजेएल का ऋण माफ कर देते। और तीसरा महत्वपूर्ण सवाल जो भी नलिन जी पूछ रहे हैं कि उस कंपनी में भी 38% की हिस्सेदारी राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी की ही क्यों उन्हीं को मेजॉरिटी शेयर होल्डर बनाया गया? आपकी जानकारी के लिए कुछ बातें कहनी जरूरी है, आपने अच्छे सवाल पूछे। दिक्कत की बात यह है, लॉ पर लपेटो तो पार्लियामेंट की अटेंडेंस पे पहुंच जाएंगे। अरे लॉ पर ही रहिए ना, अभी लॉ पर लिपटिए। ये जो बेल की बात करते हैं, ये प्राइवेट कंप्लेन थी सुब्रमण्यम स्वामी की, जिस पर एंटिसिपेटरी बेल थी, और बेल की बात आपको नहीं करनी चाहिए। हमारे तो गृह मंत्री बेल पर थे, तड़ीपार थे। बेल बेल क्या चिल्लाते रहते हैं आप लोग? ठीक है, जब लॉ अपना कोर्स लेगा, जब अप्रोप्रिएट टाइम होगा, हम जाएंगे कोर्ट में। बिल्कुल हाँ, प्राइवेट कंप्लेंट पे बेल है, आपकी ईडी पर कोई बेल नहीं है। पहली बात, आपका ईडी तो चार्जशीट तक नहीं डाल के पाया, 8 साल से झुंझुना बजा रहे हैं आप लोग इस केस पर। तो बरगलाने वाली बातें मत करिए। अब आपकी मैं बात पे आती हूँ, सोनिया और राहुल गांधी जी क्यों? 4 शेयर होल्डर्स थे, कांग्रेस प्रेसिडेंट सोनिया गांधी, द जनरल सेक्रेटरी राहुल गांधी, जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन जो बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन होती है ऑस्कर फर्नांडिस, और ट्रेजरर मोतीलाल वोरा। किसी भी कंपनी में किसी भी जगह पर 4 इंपॉर्टेंट शेयर होल्डर्स होते हैं। कांग्रेस प्रेसिडेंट, ट्रेजरर, जनरल सेक्रेटरी और जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन से ज्यादा क्यों, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन होगा? तीसरी बात जो आपने कहा कि क्यों कर सकते हैं, इसका विधि में नहीं, इसका फाइनेंस में आंसर है। इसका आंसर क्या है? इसका आंसर यह है कि जब किसी भी कंपनी पर लायबिलिटीज होती हैं तो उस कंपनी का रिवाइवल मुश्किल होता है। आपको लायबिलिटीज को वेव ऑफ करना पड़ता है, आपको लायबिलिटीज को इक्विटी में कन्वर्ट करना पड़ता है, और इसीलिए कन्वर्ट करा गया इक्विटी में। मैं फिर से एग्जांपल दूंगी, सरकार ने भूषण स्टील की लायबिलिटी को कन्वर्ट किया इक्विटी में, और तब टाटा स्टील ने टेक ओवर किया। दिस इज अ वेरी नॉर्मल प्रोसेस, डेट कन्वर्जन इनटू इक्विटी। अब आपने पूछा कि बेचा क्यों नहीं गया, एग्जैक्टली जो मैंने पहला पॉइंट आपके शो पर बोला था, सेक्शन आर्टिकल 51A(b), वी आर ट्राइंग टू प्रोटेक्ट व्हाट वी बिलीव। ये स्वतंत्रता आंदोलन का सबसे प्रमुख और सबसे प्रखर भारतीयों की आवाज था, भारतीयों का सिंबल था। इसको हम निस्तोनाबूद नहीं होने देंगे। आप कितने छापे डाल लीजिए, आप कुछ भी कर लीजिए। और दिक्कत की बात यह है ना सौरभ जी, मैं एक बात जरूर बोलना चाहती हूं, थोड़ा पॉलिटिकल पॉइंट है इस पर, क्योंकि यह लड़ाई कोई ईडी की नहीं है, यह पॉलिटिकल लड़ाई है। दिक्कत की बात यह, सरकार ने संस्थाओं को तो पंगु बना दिया है। अब इनको लगता है अगर विपक्ष की सबसे प्रमुख आवाज के पीछे नहीं पड़ोगे तो चुप लोग नहीं होंगे। दिक्कत की बात क्या है, इनको सारी कमियां विपक्ष में नजर आती हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस फारूक अब्दुल्ला, यूपी एसपी बीएसपी के पीछे पड़े, वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी के पीछे पड़े, तमिलनाडु में पार्टी के ही 2 हटक कर दिए, शिवसेना के पीछे पड़े। आप देखते जाइए ये क्या कर रहे हैं। इनको अपने घोटाले, चाहे वो दाल घोटाला हो, चाहे वो जीएसपीसी घोटाला हो, चाहे वो कोयला घोटाला हो, चाहे वो एमपी में घोटाला हो व्यापम, चाहे वो मुद्रा पोर्ट पे ड्रग्स का घोटाला हो, चाहे 20-20 करोड़ों में विधायक बिक रहे हो, वहां ईडी की नजर। अच्छा चले, वाइंड अप का समय आ गया, लेकिन फिर भी मैं इजाजत ले रहा हूं, थोड़ा सा एक छोटे से सवाल का जवाब दीजिए, फिर नलिन जी फाइनल कमेंट देंगे। कह दूं अब नहीं नलिन जी, अभी आप ही के एक सवाल का जवाब नहीं मिला, और वो सवाल मेरे पास भी था। वो डोटा, एक सेकंड, यंग इंडिया के लिए 1 करोड़ रुपया जो कोलकाता से आया, ईडी उसकी जांच कर रही है, और यह बताया जा रहा है कि उसका वो कंपनी जो है वो डोटेक्स कंपनी, वो ये हवाला वगैरह की डीलिंग में इन्वॉल्व है। ऐसी बातें कही जा रही हैं। ऐसी बातें विपक्ष के लिए कही जाती हैं।
ये जो ईडी के खर्रे आते हैं ना डायरेक्टर शेल के कंपनी ऑफिस कहा से, जाता है, मैं भी इसीलिए तो रिपोर्टर मनी रह लॉन्ड्रिंग चुकी का एक्ट होगा ना। ये खर्रे जो अब ऐसा है, मैं दो चीजें कहता डायरेक्टर के हूं। ऑफिस अरे से मैं कुछ कह जो दूं। झूठी मैं खबरें दो वो चीजें, प्लान अरे करते हैं, सौरभ वहां जी से आ आपने रहा है। मुझे कमेंट के लिए कहा, मैं कह दूं। पे नहीं आया, आने फिर मैं दीजिए कह रहा हूं, ना, देखिए जवाब सौरभ जी, देंगे। चलिए, अच्छा, ठीक। डाउन कर मैं आपसे बोल रही दीजिए। हूं। ये देखिए ना, नीरज मेरा फाइनल मोदी कमेंट को घूमता कैसे रहेगा। कर रही है ओके, सौरभ जी। ओके, ओके। इनका आप ऐसा है ना, या तो फेडर डाउन कर दीजिए। सुप्रिया जी, सवाल ये था कि यंग इंडिया के लिए 1 करोड़ रुपया कोलकाता की कंपनी से क्यों लिया गया, आप इसका उत्तर दे सकती थी। बहरहाल चलिए, समय खत्म हो गया। नलिन कोहली, नलिन कोहली फाइनल कमेंट है मेरा, तो मैं अपनी बात कह देता हूँ, उनका फेडर डाउन कर दीजिए, है ना। ऐसा है, मैं पहली बात सुप्रिया जी, मैं लास्ट कमेंट ले रहा हूं उनसे, आपसे बात होगी। 38% शेयर, एक मिनट नहीं, उसको डाउन कर दीजिए। वो जानबूझ के कर रही है, मैं कह रहा हूँ, बोलिए, मैं जानबूझ के नलिन जी की कह आवाज रहा हूँ, ये कह रही है क्योंकि ये नहीं चाहती मैं आगे बात रखूं। सुप्रिया जी, अब मैं कह रहा हूं, प्लीज प्लीज पहली बात कह रहा हूं, 38% सोनिया गांधी जी के पास, 38% राहुल गांधी जी के पास, 76% जो है पूरा जो है टोटल कंट्रोल कंपनी की राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी के पास है। मेजॉरिटी शेयर होल्डिंग्स आपके पास। और फिर ये कहेंगे आपके अमित भाई शाह जो है बेल पे थे, नरेंद्र मोदी जी का नाम लेंगे। अरे भाई, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट ने फाइनली कह दिया किस प्रकार की गंदगी आपने की थी, क्योंकि राजनीतिक रूप से रोक नहीं सकते आप नरेंद्र मोदी जी को, अमित भाई शाह को। ठीक है सर, ये है। और उसके बाद अब आगे अब ये तोते की तरह बोलती रहेंगी, क्योंकि इनको पता है मुझे, मैं अपनी बात रखूंगा तो हो सकता है जनता मेरी बात से ज्यादा प्रभावित होगी। इनके पास कोई लॉजिकल आर्ग्यूमेंट तो है नहीं, सिर्फ कहते हैं ठीक है सर, अच्छा सवाल है, अच्छा सवाल है, जवाब तो अच्छे होने चाहिए ना, जनता तो जवाब। नलिन जी बीच में रोक रहा हूं आपको, समय नहीं है बिल्कुल भी। सुप्रिया जी, आपको भी बहुत धन्यवाद। नलिन जी, सुप्रिया जी, बहरहाल आज कई मुद्दों पर तो बात हुई। ये केस जो ऐसा, क्योंकि कानूनी मामला है तो इसकी बहुत पेचीदगियां हैं, लेकिन हमारे दोनों मेहमानों ने अपने अपने तर्क उस पर रखे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।